हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। तो हम लोग आज फिर से आ चुके हैं। अपने जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था, उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, जिसमें यहाँ के जो लोग थे उनका क्रमिक रूप से बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। और इसी युग में कांस्य युग, इसे हम कांस्य युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस युग में जो लोग थे वो कांसे के बने औजारों का उपयोग करते थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताएं के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे तो वो किस तरह से रहते थे, उनकी विशेषताएं क्या थी। और हमने पिछले से पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किस प्रकार से हुआ था, जिसमें पहला जो शहर था हड़प्पा खोज हुआ था। इसके चलते यही कारण है कि इस सभ्यता का नाम हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियां जो है, झेलम है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये सब 5 जो नदियां हैं उसके किनारे ये शहर बसा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग जाना था कि सबसे पहला शहर खोजा जिसका नाम था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या विशेष बातें थी, क्यों यह सभ्यता अन्य सभ्यताओं से अलग थी। यानी इनकी जो समकालीन सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता और इजिप्ट की जो सभ्यता थी, वो सब सभ्यता से कैसे अलग थी, किस प्रकार से अच्छी यहाँ की सभ्यता अच्छी थी, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल है, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो चैनल है आपको सारे कंपटीशन एग्जाम जैसे में स्टेट, पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, यहाँ तक कि यूपीएससी की बहुत सारे जो क्वेश्चन है इस क्लास से सीधे आएंगे। उसके साथ साथ कुछ दिनों के बाद इस पर 9, 10, 11, 12 का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देर किस बात की है, जल्द ही इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है सफलता की पाठशाला। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर थे, जिसमें हमने जाना था पिछले क्लास में कि इसका सबसे पहला शहर हड़प्पा खोजा गया था। तो हड़प्पा की क्या क्या विशेषताएं थी, तो सबसे पहले जानते हैं कि वहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था था वो किस प्रकार से था, कितना उन्नत था। उसके बाद हम जानेंगे कि वहाँ की जल निकासी प्रणाली कैसी थी, सारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आईबीसी की विशेषताएं। आईबीसी मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब पहला है सुनियोजित नगर व्यवस्था। यहाँ की जो सड़कें थी एक ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है इस प्रकार से, मतलब इधर से एक सड़क आ रहा है, इधर से एक सड़क आ रहा है, तो जो जाल बन रहा है इसी को हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। और ये सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री मतलब समकोण पर काटती थी। यहाँ के जितने भी सड़कें थी इस प्रकार से बनाया गया था, इतनी सुनियोजित व्यवस्था थी कि सारे सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ की सड़कें हैं 90 डिग्री पर एक दूसरे काटते थे, जबकि दूसरे सभ्यता के सड़क इस तरह से नहीं थे। उसके बाद कहता है प्रत्येक नगर, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो प्रत्येक नगर थे, यहाँ के प्रत्येक नगर थे वे 2 भागों में विभाजित थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला थी वो पूर्वी टीला की अपेक्षा पूर्वी टीला की अपेक्षा अत्यधिक ऊंचे थे। जो पश्चिमी टीला थी पूर्वी टीला के पश्चिमी टीला पूर्वी टीला के अपेक्षा अधिकृत ऊंचे परंतु छोटे थे, जबकि जो पूर्वी टीला थे उसमें नगर और आवास के साथ मिलते हैं। इससे साबित होता है कि जो पूर्वी टीला में जो लोग थे वहाँ के आम लोग रहते थे, जो नागरिक थे वे रहते थे, जबकि जो पश्चिमी टीला था वहाँ के जो बड़े बड़े आदमी, वहाँ के मुखिया, सरदार सारे पश्चिमी टीला में रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पे अपवाद है कि सारे शहर 3 भागों में विभाजित थे, लेकिन जो एक शहर है धौलावीरा, जिसका नाम है धौलावीरा, वो 3 भागों में विभाजित था, मतलब वहाँ पे 3 भाग थे। उसके बाद कहता है कि पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, मतलब पश्चिमी टीला है वो एक ऊंचा रक्षा प्राचीर मतलब एक दुर्ग से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला में इसका कोई व्यवस्था नहीं था। इससे साबित होता है कि जो पश्चिमी टीला है वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे,
मतलब वहाँ के राजा रहते होंगे, महाराजा रहते होंगे। उसके बाद कहता है अपवाद में है कि जो अपवाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा 2 टील से घिरा हुआ था। जो कालीबंगा था, कालीबंगा शहर था, वहाँ 2 तरफ से, मतलब एक तरफ इधर से और एक तरफ इधर से, 2 तरफ से किला से, मतलब उसका ऊंचा दुर्ग से मतलब किला थे। उसके बाद लोथल और सुरगुर्दा में केवल एक ही प्राचीर था, जबकि जो लोथल और सुरगुर्दा था वहां पे केवल एक ही तरफ से प्राचीर यानी किला था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चनहुद्रो में कोई भी दुर्ग नहीं था। लेकिन जो चनहुद्रो शहर है वहां पे कोई भी दुर्ग नहीं था। इसका मतलब कि वहां पे एक भी टीला यानी एक भी रक्षा प्राचीर उपस्थित नहीं थे। तो ये था सुनियोजित नगर व्यवस्था। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ के जो मकान का मुख्य द्वार, यहाँ जो वहाँ के जो घर बने होते थे, जो मकान बने होते थे, उसका मुख्य द्वार सड़क पर नहीं खुलता था। देखिए सोचिए कितना वहाँ के लोग एडवांस थे। मतलब उनका जो मुख्य द्वार था वो सड़क की ओर नहीं खुलता, बल्कि सड़क के विपरीत दिशा में खुलता था। क्यों? क्योंकि सड़क पे आवाजाही होता था, यानी वहाँ पे धूल गर्दा या किसी प्रकार एक्सीडेंट होने से खतरा से बचा सकता था। इसलिए वहाँ के जो लोग थे अपने मुख्य द्वार को सड़क पर न खोल के उसके विपरीत दिशा में खोलते थे। जबकि अपवाद में है लोथल। लोथल एक शहर है जहाँ पे जो वहाँ के जो मुख्य द्वार थे घरों के, वे सड़क की तरफ खुलते थे। ये अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मकान निर्माण में ज्यादा ध्यान देते। अगला कहता है विशेषता कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मकान बनाने में ज्यादा ध्यान देते थे, जबकि अलंकरण पे नहीं। मतलब अलंकरण मतलब होता है उसका सजाना, मतलब सजावट, यानी वहाँ के लोग मकान को ज्यादा सजाते नहीं थे, मकान बनाने पर उनका ज्यादा ध्यान था। लेकिन अपवाद में कालीबंगा शहर है जहाँ के लोग मकानों को सजाने में व्यस्त रहते थे, मतलब अलंकरण में करते थे। यहाँ के ईंटों का आकार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की ईंटों का आकार जो था 4:2:1, मतलब सोच लीजिए यहाँ की ईंटों का आकार सारे ईंटों का आकार लगभग समान था। मतलब सारे ईंट 4:2:1 के अनुपात में थे। सोच लीजिए कि उसमें सभ्यता कितनी उन्नत थी, मतलब किस प्रकार से वहाँ ईंट 4:2:1। आज का भी जो ईंट होता है वो इतना, मतलब सारे ईंट एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उस समय की ईंट सारे ईंट एक जैसे थे, मतलब इनका अनुपात 4:2:1 था। ये हो गया नगर नियोजन, सुनियोजित नगर व्यवस्था। उसका जो दूसरा विशेषता उसका कहते हैं उन्नत जल निकासी प्रणाली। यहाँ के जल निकासी प्रणाली बहुत ही शानदार थी। जैसा कि हमने आपको पिछले बताया था कि कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले मोहनजोदड़ो में बहुत तेजी से बारिश हो रहा था। तो सारे जगहों पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, लेकिन जो मोहनजोदड़ो का बारिश था वहाँ की जल निकासी प्रणाली ऐसी इतना अच्छा है कि वहाँ जितना पानी पड़ रहा था, जितना बारिश हो रहा था, सारा पानी अपने आप निकल जा रहा था। सोचिए कितना जल निकासी प्रणाली अच्छा होगा। तो उन्नत जल निकासी प्रणाली मतलब हड़प्पा वासियों की जल निकासी प्रणाली विस्तृत और अच्छी तरह से बनाई गई थी, जो सड़क के नाले में खुलते थे। वहाँ की जल निकासी प्रणाली इतना बढ़िया थी, वहाँ के जितने नाले हैं सारे ढके होते थे, मतलब सड़क के बगल में रहते थे, लेकिन सारे नाले ढके होते थे, जो आज की तरह होता है। बहुत एडवांस लोग थे। उसके बाद यहाँ के जल निकासी प्रणाली बहुत ही शानदार थी। मतलब सारे जो यहाँ के मुख्य नली थे वो सारे सड़क से होते हुए गुजरते थे और जाके नदियों में गिर जाते थे। इस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था थी। यहाँ के मकान प्राय ईंटों के बने होते थे और यहाँ के जो मकान थे सारे ईंट के लगे थे। लेकिन अपवाद में है कालीबंगा शहर जहाँ के मकान ईंट के बने हुए नहीं थे। इस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था, जब ताम्रपाषाण काल की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि गिलुंड एक ऐसा शहर है जहाँ के मकान ईंट के बने हुए थे, जबकि सारे जो शहर थे वहाँ के मकान ईंट के नहीं, मतलब मिट्टी के बने होते थे। पक्की मिट्टी के नहीं, मतलब कच्ची मिट्टी के बने होते थे। तो ये था इसका विशेषता, जिसे हमने जाना कि वहाँ की नगर व्यवस्था कैसी थी। तो बहुत ही सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। इसका मतलब है कि वहाँ की जो सड़क है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे, एक ग्रिड प्रणाली थी। उसके बाद वहाँ के जो जितने शहर थे सारे 2 भाग में बटे थे, पहला पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। जिससे पश्चिमी टीला में दूर से घिरे होते थे, इसका मतलब है कि वहाँ बड़े बड़े लोग, अमीर लोग रहा करते थे। जबकि जो पूर्वी टीला था वहाँ पे जो लोग थे गरीब लोग, वहाँ के नागरिक अपना आवास बना के रहते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ के मकान का मुख्य द्वार सड़क के खुलता था। इससे साबित होता है कि वे लोग अपने सेफ्टी पे भी ध्यान देते थे। उसके बाद यहाँ की जल निकासी प्रणाली जो थी बहुत ही उत्तम थी। मतलब इस प्रकार से जल निकासी प्रणाली थी कि शहर की जितनी सारी नलियां थी सारे सड़क की एक नली से जुड़ जाती थी। उसके बाद यहाँ के मकान जो था प्राय ईंटों के बने होते थे, लेकिन बाद में एक कालीबंगा शहर है जहाँ के मकान ईंटों के बने नहीं होते, कच्ची मिट्टी के बने होते थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। इससे अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। हम लोग कुछ दिन के बाद स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, भारत का पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफी है, विश्व भूगोल, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी उत्पन्न कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
जो द्वैतवाद का सिद्धांत है, अद्वैतवाद का सिद्धांत है, उसके बाद आधुनिक सिद्धांत जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, सारे के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप इसे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे सारे क्लास का बहुत ही मजबूत तरह से तैयारी करवाई जाएगी। अगला है आर्थिक स्थिति, मतलब यहाँ के जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, मतलब वे लोग अपने जीवन जीने के लिए क्या करते थे। तो पहला कहता है कि यहाँ के लोग संगठित कृषि करते थे, मतलब सारे लोग एक जगह रह के कृषि करते थे, मतलब कृषि का कार्य करते थे, यानी कृषि फसलों का उत्पादन करते थे। यहाँ के लोग कृषक थे, जिसमें हम लोग पिछला क्लास में पढ़ा था कि नवपाषाण काल में आते आते लोग क्या हो गए थे, तो खाद्य संग्राहक, खाद्य उत्पादक, मतलब कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे, जबकि नवपाषाण काल के पहले मध्यपाषाण काल तक लोग कृषि करना नहीं जानते थे। उसके बाद यहाँ जो कृषि होती थी, मतलब अधिशेष, अधिशेष का मतलब सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है खाने के बाद उनके पास जो इतना अनाज उपजता था, उनके पास खाने के बाद भी अनाज बच जाता था, तो ये था अधिशेष कृषि। तो जब अधिशेष कृषि होता है, यानी जब अनाज ज्यादा उपजेगा वहां पे अन्नागार बनेगा, यानी अन्न भंडार बनेगा। मतलब हड़प्पा में अन्न भंडार भी था, यानी वहां अन्न को रखने के लिए, मतलब जो सरप्लस कृषि होता था, मतलब जो अनाज ज्यादा होता था, वो वहां पे रखने के लिए उससे बड़े बड़े अन्नागार यानी अन्न भंडार बनाए जाते थे। उसके बाद यहीं से लोथल यानी गुजरात से एक शहर है लोथल यानी गुजरात, वहां से चावल का साक्ष्य मिला है। उसके बाद रंगपुर से धान की भुस्सी। इसी प्रकार से हमने बताया था नवपाषाण काल में कि जो कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा से पहला चावल का साक्ष्य मिला था। तो कह रहा है कि लोथल यानी गुजरात से चावल और रंगपुर से धान के भुस्से। क्वेश्चन पूछता है कि धान के भुस्से के साथ कहाँ से मिला है, तो रंगपुर से मिला है, जबकि चावल के साथ कहाँ से मिला है, तो लोथल यानी गुजरात से मिला है। उसके बाद यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे, मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, मतलब पशुओं को पालते थे। पशुओं को पालना ये लोग जान गए थे, जो नव मध्यपाषाण काल से ही ये लोग जानते थे। उसके बाद जब पशुओं का पालन करते थे तो यहाँ से हाथी का, गैंडा का, ऊंट का, बैल का भी साथ मिला है। यानी इस जगह से, इस सभ्यता से, यानी हड़प्पा सभ्यता से हाथी का, गैंडा का, ऊंट का और बैल का साथ मिला है। जबकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, घोड़ा और शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता से हमें घोड़ा और शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि जो एक जगह है सुरकोटदा जो पाकिस्तान में है, वहां से हमें घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य मिला है। इंपॉर्टेंट है कि घोड़ा और शेर का साक्ष्य कहाँ से नहीं मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता से घोड़ा और शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन सुरकोटदा जो एक जगह है पाकिस्तान में, वहां से हमें घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य मिला है। तो ये थी हड़प्पा वासियों की आर्थिक स्थिति। मतलब वे लोग क्या करते थे, तो वे लोग अधिकतर कृषि पर निर्भर रहते थे और पशुपालन करते थे, मतलब अपने जीवन यापन के लिए पशुओं को पालते थे और कृषि करते थे। और इसके साथ साथ कृषि करने के साथ साथ उनके अन्न को रखने के लिए भी उनके पास व्यवस्था थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग क्या-क्या उद्योग, मतलब उन लोग के पास क्या-क्या उद्योग धंधा था, मतलब उनके पास क्या-क्या शिल्प था, उन लोगों के पास क्या-क्या कला था। तो पहले जानते हैं कि ये लोग पक्के ईंटों का उद्योग करते थे। जब यहाँ पे पक्के ईंटों का उपयोग किया जा रहा था, तो ये सही बात है कि जब पक्के ईंट का उद्योग है, तब पक्के ईंट का उपयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे पक्के ईंट का उद्योग जरूर होगा, क्योंकि वहाँ पे ईंटों को पकाया जाता होगा, मतलब आग लगा के ईंटों को पकाया जाता होगा। जिस प्रकार से आज भट्ठियां पकाया जाता है, उसी प्रकार से वहाँ पे पक्के ईंटों का उद्योग होता होगा। उसके बाद यहाँ सूती वस्त्र का उद्योग, मतलब लोग यहाँ पे सूती वस्त्र बनाने में सीख गए थे। मतलब इस काल में जो लोग हैं, यानी जब सुन्नीकोट सभ्यता के लोग, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती वस्त्र बनाने सीख गए थे। और इसी के साथ साथ हाथी दांत उद्योग, मतलब हाथियों के दांत का उद्योग करते थे, मतलब विनिमय करते थे, मतलब यहाँ से वहां उसको भेजते थे, मतलब विनिमय करते थे। उसके बाद इस सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे कि नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। और उनका जो माप तोल का जो बांट था वह 16 का अनुपात में होता है, मतलब 16 का गुणक होता था, मतलब 16, 32, 48, 64, इस प्रकार से उनका माप होता था। अगला है, यहाँ पे कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के एक सम्राट थे, जिसे हम लोग बोलते हैं सारगौन का एक अभिलेख यहाँ पे मिलता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ बहरीन, जिसे हम लोग उस समय दिलमुन कहते हैं, मेलुहा यानी सिंध और माकन मकरान के व्यापारी भी यहाँ पे व्यापार करने आते थे। यानी इसका कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया का एक सम्राट है जिनका नाम सारगौन, उनके अभिलेख से पता चलता है यहाँ पे बहरीन, सिंध और मकरान के व्यापारी यहाँ के लोगों से व्यापार करते थे। मतलब इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग व्यापार भी करना जानते थे, मतलब दूसरे जगहों से व्यापार भी करते थे। उसके बाद है यहाँ मनके बनाने के बहुत सारे कारखाने मिले हैं, जो चनहुद्रे और लोथल से मिले हैं। मतलब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मनके मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे माला होता है, मनके को गोल गोल बनाया जाता है, उस प्रकार यहाँ से मनके बनाने का कारखाने मिले। कहाँ से मिले हैं, तो चनहुद्रे और लोथल से मिले हैं। उसके बाद छठा, मतलब यहाँ के लोग परिवहन के लिए नाव और बैलगाड़ी का उपयोग भी करते थे। तो ये था आज का
विशेषता और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी और यहाँ के लोग कौन कौन से उद्योग धंधा करते थे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों के क्लास समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमें आप मोटिवेट कीजिएगा, हमें आप सपोर्ट कीजिएगा, तो आपको इससे भी अच्छे अभी आपको वीडियो आपको मिलते रहेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ हम लोग मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं। कहता है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।